नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए बीएससी द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी पेपर क्रमांक 3 प्रयोजनमूलक हिंदी गद्य के विविध आयाम प्रस्तुति डॉक्टर शंकर शिवशट्टे सहायक अध्यापक हिंदी विभागाध्यक्ष श्री बंकट स्वामी महाविद्यालय बीड़। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी इनका आत्मवृत्त इसका अध्ययन करेंगे। आत्मवृत्त उन्होंने जो जीवन के उनके विविध पहलुओं के बारे में उन्होंने स्वयं अपने जीवन का ही उन्होंने ब्यौरा दिया है। उसके पहले हम प्रेमचंद जी का साहित्य एवं उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो छात्रों, मुंशी प्रेमचंद जी 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म वाराणसी से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी पढ़ने से हुआ। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वह स्थानिक पाठशाला में अध्यापक नियुक्त हो गए। 1910 में वह इंटर और 1919 में बीए पास करने के बाद स्कूल के डिप्टी एवं सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। जब वे 7 साल के थे तब उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 साल के हुए तब उनके पिता उनकी शादी कर दी और 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनके प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा है, इसलिए उनके साहित्य में भी वह संघर्ष हमें दिखाई देता है। सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों पर होने वाला अत्याचार, यह सब दुखी जीवन से यह सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त मार्मिक रूप से हमें दिखाई देते हैं। सच्चाई के लिए जो उन्होंने अपने कथा साहित्य के अंतर्गत उनके सभी बातों का झकझोर किया है, उन्होंने उसको ही उन्होंने अपने कहानी जगत को भी इसी प्रकार से अपने साहित्य के अंतर्गत वो लिखने का प्रयास किए हैं। उनकी प्रसिद्ध हिंदी रचनाएं हम निम्नतः देख सकते हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों को हम देखने से पहले उनके उपन्यास लिखने समय उन्होंने समाज, हमारा कृषक जीवन, जो कि मजदूरी करने वाला है, आदि बातों को उन्होंने महत्व दिया है। उन्होंने अपना पहला उपन्यास के बारे में अनेक प्रश्न चिन्ह थे उनकी, क्योंकि वो उपन्यास लिखते समय उनके जो शारीरिक वेदी थी, अनेक प्रकार के शारीरिक वेदियाँ होते हुए और उनके जो हालात के बारे में उन्होंने न सोचते हुए उन्होंने अपने उपन्यास जगत को आरंभ किया है। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान। गोदान यह एक उपन्यास विश्व साहित्य कृति के बहुमान प्राप्त है, क्योंकि आज तक गोदान जैसा हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यास नहीं आया है। और हम हिंदी साहित्य में, अन्य साहित्य में गोदान जैसा कृषक जीवन को उबारने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं है। उन्होंने कई कहानियाँ भी लिखी है। उनकी कहानियों में पूस की रात है, कफन है आदि, नमक का दरोगा ये उनका कहानी संग्रह है, प्रेम 85, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, पंचफूल, सप्तसुमन आदि कहानियाँ उन्होंने लिखी है। उनके कहानियों में भी अनेक प्रकार के देहाती जीवन का भी उन्होंने चित्रण किया है और कृषक जीवन का भी उसमें चित्रण हमें दिखाई देता है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य ये था कि हमारे समाज में जो निम्न वर्ग है, जो उनको प्रताड़ित किया गया वर्ग है, जिस वर्ग की तरफ हमारे अन्य लोगों की जो सोच थी, वो सोच से बदलने के लिए उन्होंने अपने कहानी साहित्य के माध्यम से समाज तक पहुंचने का कार्य वह किया है। उन्होंने कई बाल साहित्यिक कहानियां भी लिखी है। उनके कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियां आदि कहानियों में हम बाल साहित्य के ऊपर भी उन्होंने दृष्टिपात डाला है। हम उनका साहित्य देखने के पश्चात हम आज उतना आत्मवृत्त के बारे में जानकारी लेंगे। जब लेखक स्वयं को जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो आत्मवृत्त कहा जाता है। आत्मवृत्त के अंतर्गत
मैं स्वयं की अनुभूति होती है। इसमें लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में अंतर जगत को बहिर्जगत के सामने प्रस्तुत करता है। इसी में आत्मविश्लेषण होता है। हिंदी साहित्य में आत्मवृत्त अनपेक्षित आधुनिक विधा है। आत्मवृत्त सत्य पर आधारित होती है क्योंकि लेखक उसमें अपने दोषों को भी निर्ममता से उजागर करता है और अपने गुणों को भी, और अपने जो अंदर जो घटना घटित हो गई, जैसे उनको जो समाज के सामने नहीं लाने वाली घटना है, वो भी घटना वह अपने आत्मवृत्त के अंतर्गत लाए तो ही उस आत्मकथा को एक अलग सा रुख मिलता है। इसलिए प्रेमचंद जी ने अपने आत्मवृत्त में ऐसे एक भी उनके जीवन काल की जो घटना थी वह नहीं छोड़े है। मेरा जीवन इस आत्मवृत्त में लिखा है। उन्होंने अपने जीवन को सपाट मैदान, जिसमें कई खड्डे तो है पर किलों पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घट्टाओं और खंडहरों का स्थान नहीं है। चारों ओर दुख ही दुख है। उनका जन्म 1880 में हुआ। उनके पिताजी डाकखाने में एक क्लर्क थे। वह एक स्वाभिमानी और निर्भीड़ पुरुष थे। उनके निर्भीड़ता के कारण अनेक समस्याएं उनके सामने आती थी। उसी प्रकार प्रेमचंद जी भी एक ऐसे ही जो पिताजी थे उस प्रकार से निर्भीड़ व्यक्तिमत्व के धनी भी वो थे। उनके जो पिताजी कम समय में अपने अनेक बातों को उन्होंने इसके साहित्य जगत के सामने लाने का भी उन्होंने प्रयास किया था। मगर उनका जो क्षेत्र था, डाकखाने में बैठकर वो काम करते थे, क्लर्क थे। उसी के साथ साथ उनकी एक बड़ी बहन थी, मरीज माता थी। वो पिताजी की उम्र 20 साल होगी तब। उसके बाद 40 साल पहुंचते पहुंचते उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु होने के पश्चात सब परिवार का दायित्व लेखक के सर पर आ गया था और लेखक तब से वो हालात को संभलते इतने परेशान होते थे कि मानो आज हम एक प्रकार से एक नई दुनिया की राह में चल गया हूँ। क्योंकि हमारे ऊपर एक पिताजी का छात्र जब होता है तब एक प्रकार से हम खुले दिल से वह जीवन जीते हैं। मगर हमारा ही छात्र खत्म होने के बाद हम उस समय के यातनाओं को सहने के लिए एक बड़े आदमी की हमारे ऊपर एक छत्र छाया चाहिए। वो छत्र छाया ही उनके ऊपर से चली गई थी। पिताजी तो जो गलती की थी, कम उम्र में उन्होंने शादी कर जो गलती करके जो उन्होंने खुद को पछताते थे, वही पछताना मेरे साथ भी वह करके चले गए। क्योंकि मैं उम्र के 15 साल में जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तब मेरी शादी उन्होंने करवा दी। शादी करने के बाद वह उनका देहांत हो गया और मेरी पत्नी विमाता के 2 बच्चे आदि परिवारों का मुझे बोझ मेरे सर पर आकर मंडरा रहा था। और मेरी पढ़ाई भी जारी थी। पढ़ाई करते करते और अनेक बातों का सामना भी मुझे करना पड़ता था। जो घर में बचा हुआ था, पिताजी का देहांत होने के बाद जो पिताजी 6 महीने बीमार थे, जो बची कुची पूंजी थी वह सब उनके बीमारी में खर्च हो गई और जो भी बचा था वह उनके क्रियाकर्मों में वो भी खत्म हो गया था। घर में आप कुछ नहीं रहा था और मेरी पढ़ाई भी जारी थी और मैं पढ़ाई के लिए काशी के क्वींस स्कूल में जाता था और उस स्कूल में जाकर मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते ही मैं बास के बच्चे को मैं पढ़ाने के लिए भी जाता था और बास का बच्चा और मैं दोनों उस समय पढ़ते थे, पढ़ाता भी था। और मुझे वहां से छुट्टी मिलने के बाद घर आने के लिए मुझे रात के 8 बजे ही जाते थे। कितना ही फास्ट मैं आने दूं, कितना ही तेज तर्रार में भाग कर आता तो भी मुझे रात के 8 बजते थे। घर आने के बाद खाना खाता था। खाना होने के बाद मैं अपना भोजन कर मैं एक कॉपी लगाकर पढ़ाई के लिए बैठता था। पढ़ाई करते करते ही मुझे कब नींद लग जाती थी मुझे ये पता ही नहीं रहता था। क्योंकि मैं दिन भर इतना थक जाता था, भाग दौड़ करके पढ़ाई करके पढ़ा कर अनेक बातों का
मेरे सर के ऊपर बहुत बोझ था। मैं वो बोझ संभलते संभलते मेरी पढ़ाई को भी जारी रखा था। ये सब बातें हमारे हेडमास्टर को पता होने के बाद मेरे हालात, मेरी परिस्थिति, उन्होंने मेरी फीस माफ कर दी थी। फीस तो माफ कर दी, मगर वो मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम नज़दीक आ गई थी और मैं उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और उसमें उसका रिजल्ट आ गया। मैं सेकंड डिवीज़न में पास हो गया। सेकंड डिवीज़न में पास होकर मुझे जो सपने थे मेरे, मुझे वकील बनना था, मुझे एमए करना था, ये सपने मेरे पिताजी मरने के बाद ही मुझे अंधकार के रूप में दिखाई दे रहे थे, जो मैं प्रकाश के रूप में देखना चाहता था। मगर ये सपने सेकंड आने के बाद जो मुझे क्वींस स्कूल के जो सपने भी देख रहा था प्रवेश के लिए, उस क्वींस स्कूल में जो अव्वल दर्जे के छात्र आते हैं, उस अव्वल दर्जे के छात्र को ही वहाँ प्रवेश मिलता था और वह मुझे ऐसा लग रहा कि अब मुझे उस कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा। संयोगवश उसी ही समय एक नया कॉलेज का निर्माण हुआ। उस कॉलेज के प्रिंसिपल को मिलने के लिए मैं उनके मकान जाता हूं और मैं उनको जाकर मिलकर मेरी परिस्थितियों के बारे में उनसे सब बातें सुनाता हूं। वो सुनते न सुनते वो कहते हैं कॉलेज की बातें घर पर नहीं करने का है, कल मुझे कॉलेज मिलने के लिए आओ बोलकर मुझे वो वहां से हकाल देते हैं और मैं सीधा घर चले जाता हूं। जो मैं 10-12 किलोमीटर का अंतर पार करके मैं यहाँ आया था और मैं घर चला जाता हूँ और दूसरे दिन उतना ही प्रफुल्लित होकर, मैं उतना ही तेज तर्रार होकर मैं उनको मिलने के लिए आता हूँ। मिस्टर रिचर्डसन से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो प्रवेश निश्चित कर देंगे मेरी हालात की, मेरी परिस्थिति को देखकर। तो मैं उनको जाकर पूछता हूँ तो मैं सब बातें, मेरे हालात मुझे उनको समझा कर देता हूँ। वो मेरी सब बातें सुन तो लेते हैं मगर फीस माफ करने का वो नाम नहीं लेते और मुझे लगता है मैं उनके पास जाने से पहले एक सिफारिश पत्र लाया होता तो मुझे वह आज उस कॉलेज में प्रवेश जरूर देते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस मिस्टर रिचर्डसन से मिला मगर मैं कुछ रिकमेंड नहीं लेकर गया, इसलिए मुझे वह सिफारिश पत्र रहता था तो मेरा एडमिशन उस कॉलेज में पक्का ही हो जाता था। ऐसा लेखक को बार बार लग रहा था मगर क्या करे। उसके सिफारिश पत्र के बारे में वो दर दर भटकने लगे। कई दिन हो गए, गुजर गए, मगर उनको सिफारिश पत्र के लिए वो, क्योंकि वो देहात से थे, जो शहर में उन बच्चों को कौन पहचानेगा, उसको कौन बेचारे को सिफारिश पत्र देगा, ऐसा उनको बार बार लग रहा था। वो खुद को व्यतीत हो रहे थे अंदर से। और एक दिन उनको ऐसा पता चला कि एक हिंदू कॉलेज के विश्व आदिनस्थ ठाकुर सत्य प्रसाद जी है, उनको मिलने के लिए जाने का मन हो रहा था। एक दिन मैं उनको मिलने के लिए जाता और उनको मिलकर मैं उनसे पास जाकर उन्होंने उनको कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी दशा बहुत परेशानी हूँ, मेरी दशा, मैं बहुत ही हालात से गुजर रहा हूँ, इस हालात को सुधारने के लिए मुझे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है। ये सब बातें उनको कहते हैं और मेरे पिताजी का भी अभी देहावसान हुआ है, इसलिए मेरे सर के ऊपर जो उनका छात्र था वो भी अब नहीं रहा है। इसलिए वह उनसे कहने के बाद दयावश वो रोते भी है और उनको दया आती है और ठाकुर जी उसको एक सिफारिश पत्र दे देते हैं और वो सिफारिश लेकर वह गांव चले जाते हैं। गांव जाते ही उनको इतनी तेज बुखार आती है, उस बुखार ने उनका सब जीना हराम कर देती है और वह बुखार 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, वो नीम का काढ़ा पी कर इतने उदास हो रहे थे। उनके शरीर में जिस प्रकार से नीम में कड़वाहट होती है वैसे ही उनके शरीर में कड़वाहट पैदा हो रही थी। उसी प्रकार से 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते, चौथे हफ्ता जब चल रहा था, एक उनके पुरोहित घर आ जाते हैं और उनके पुरोहित घर आने के बाद उनको पूछते हैं आपको क्या हुआ है। तो उनका समाचार लेते ही पुरोहित को पता चलता है इस बच्चे को बहुत तेज बुखार है और उस तेज बुखार को उतारने के लिए वो खेत में जाते हैं। खेत से एक पौधे का पौधा होता है, उस पौधे की मूलियां वो खोद कर निकाल कर लाते हैं और घर आकर उसको धो कर उसके सब जो काढ़ा बनाने की प्रोसीजर होती है वो सब करते हैं और उस काढ़े में काले मिर्च के 5-6 दाने भी उसमें डालते हैं और वो सब काढ़ा इकट्ठा करके मुझे पिला देते हैं। जैसा कि वो पिलाते ही मुझे ऐसा लगता है
कि उस काढ़े में एक प्रकार की संजीवनी ही है मेरे जीवन की। और उस काढ़े पीने से एक काढ़ा पीते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी अभी 1-2 घंटे में मुझे बुखार आने वाला ही था। उस सब काढ़े ने मेरे उस बुखार के सर दबा दिया जाकर, और वो बुखार तुरंत भाग गया। और उस काढ़ा पीते ही मेरी बुखार पूर्णतः से कम हो जाती है, और मैं दूसरे तीसरे दिन उस बुखार की राह देखता हूँ। कम हो जाने के बाद मैं सीधा उस कॉलेज के प्रिंसिपल को मिलने के लिए जाता हूँ, और रिचर्डसन जी को मैं ये सिफारिश की चिट्ठी दे देता, और वो मुझे मेरे तरफ देखकर तीक्ष्ण तीव्र नेत्रों से देखकर पूछते हैं, इतने दिन कहाँ थे? बीमार हो गया था। क्या बीमारी थी? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अगर जो कहा तो इतने दिन कैसी जो जोर होगी आपको, मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, यह डर था। जब वह सिफारिश की चिट्ठी लेने ठाकुर इंद्रपाल सिंह के पास गया था, तब उन्हें के पास दिल के दौरे की बात सुनी थी। वह शब्द मुझे याद आ गए, और मैंने कहा, पेलिफिकेशन ऑफ हार्ट सर। साहब ने स्मित होकर मेरी ओर देखे, और वो, कब बिल्कुल आप अच्छे हो? जी हाँ सर। अब अच्छे हो बोलते ही उनको मुझे लगा आप अच्छी बाप, अच्छा आप प्रवेश पत्र भरकर लाओ। मैंने सोचा बेड़ा पार हो गया। फॉर्म लिया, खानापुरी की और पेश कर दिया। साहब उस समय कोई क्लास ले रहे थे। 3 बजे फॉर्म वापस मिला। उस पर लिखा था उसकी योग्यता की जांच की जाए। उसके सामने एक नई समस्या आ गई। जब अंग्रेजी की तासिका में प्रोफेसर साहब बंगाली थे, वह वाशिंगटन क्वीन का रिपीवान वकील था जो पढ़ा रहे थे। उस तासिका में मैं एक लास्ट आखिरी कतार में जाकर बैठा था, और आखिरी कतार में बैठकर मैं सब वो सुन रहा था उनकी तासिका के बारे में जो वो पढ़ा रहे थे। वो बातें सुनकर मैं, जब वो तासिका खत्म होते ही जो प्रोफेसर साहब ने जो मेरी परीक्षा लेने के लिए शुरुआत की, और मैं एक एक प्रश्न के उत्तर देते गया। उन्होंने मुझे सवाल पूछते गए और मैं जवाब देता गया, और वो जवाब देने के बाद मेरे प्रवेश पत्र पर वह संतोषजनक यह शेरा लिखकर मेरे पास दे दिए। और दूसरी तासिका का घंटा हो गया। वो तासिका थी बीज गणित की। उस तासिका में भी बंगाली प्रोफेसर थे, और मैं उनको देखते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी बारी आ गई, क्योंकि मुझे बीजगणित से इतना नफरत थी, क्योंकि मैं बीजगणित में बहुत ही कच्चा स्टूडेंट था। क्योंकि मुझे गणित बोले तो मुझे बहुत टेंशन आता था। मैं गणित के लिए बहुत ही जो बोलते ना कि जो बात नहीं आती है वो बात मुझे पसंद नहीं आती है, उसमें बैठना भी जाकर मुझे बहुत ही नफरत भरा लग रहा था। वैसे में ही लेखक को प्रवेश पाना था, तो भी वो जाते हैं, बोलेंगे, उनको लग रहा था जो पढ़ाएंगे मैं ध्यान से सुनूंगा, वो मुझे मुझको सवाल के जवाब देना होगा। यह तय करके वह गणित के पीरियड में जाकर बैठते हैं, और उनकी तासिका चल रही थी, और तासिका में वो आखिरी कतार में ही बैठे थे, और ध्यान से सुनते सुनते तासिका खत्म हो गई। उन्होंने भी मेरी परीक्षा लेना आरंभ कर दिए, और जो वह सवाल पूछते थे मैं देने का प्रयास करता था, मगर मैं उतने मेरे जो भरोसा था मेरे ऊपर वो नहीं रहा। क्योंकि मुझे जो बीजगणित के लिए मैं बहुत तिरस्कारित छात्र था, मैं बहुत प्रताड़ित छात्र था, क्योंकि मुझे वो नहीं आता था। मैं बहुत प्रयास करके भी मुझे वो उनके सवाल के जवाब में नहीं दे पा रहा था। और उन्होंने आखिर में मेरे प्रवेश पत्र के ऊपर असंतोषजनक लिखकर मुझे दे दिए मेरे हाथ में वह पत्र, और मैं लेकर बाहर आया। और हताश होकर फिर मैं प्रिंसिपल जी के पास न गया। 10-12 साल के बाद जब गणित की परीक्षा में अख्तियारी हो गई,
तब मैंने दूसरे विषय लेकर आसानी से पास कर लिया। उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने बच्चों के सपनों पर सूर्या चलाई होगी। घर बैठकर क्या करूं, किस तरह गणित को सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यह मेरे मन में धूल लगी रहती थी। और शहर में रहना जरूरी था। संयोग से एक वकील के लड़के को पढ़ाने का मुझे काम मिल गया था और उस काम के बदले मुझे 5 रुपए मिलने वाले थे। मुझे अब बहुत खुशी हो गई। 5 रुपए से मैं 2 रुपए में मेरा गुजारा कर लूं और 3 रुपए मेरे परिवार के लिए मैं दे दूं और मेरे परिवार का भी गुजारा हो जाएगा, मेरा ही गुजारा हो जाएगा। ये उनको लग रहा था। उनको रहने का भी उनके ही घर में अस्तबल में जो कच्चा मकान था वहां रहने के लिए उनको एक कमरा मिल गया और वो घर से कुछ बर्तन भी लाते जाकर, क्योंकि बर्तन कुछ खाना पकाकर खाने का भी वो सोच रहे थे और कुछ एक वक्त की खिचड़ी पका लेना और बर्तन धोना, मांजना, बाद में लाइब्रेरी जाना, ये उनका नित्य क्रम चालू हो गया था। तो उसी नित्य क्रम में वह गणित तो बहाना था उनके लिए, मगर उन्होंने उपन्यास आदि पंडित रतननाथ का फसाना ये आजाद, नई दिनों पढ़ा, चंद्रकांता बंकिम बाबू के उर्दू अनुवाद, उन्होंने कई गल्पों पढ़े, कई उर्दू अनुवाद पढ़कर अभी उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद पढ़ के उर्दू में लिखना आरंभ किया, उनका अनुवाद करना शुरुआत किया। उन्होंने अनेक बातें उस लाइब्रेरी में जो जितनी किताबें थे वो पढ़कर निकालना चाहते थे और क्योंकि उनको जो मौका मिला था उसका उन्होंने फायदा लेना चाहते थे और उस 2 रुपए में उनका जो गुजारा नहीं होता था तो वह दोस्तों के पास से कुछ पैसे लेते थे उधार और उनको तनख्वाह होते वापस करते थे। उतने में उनका जो कुछ घर को भी भेजते थे। ऐसे उनका 5-6 महीने होने के बाद उनके जो शरीर के जो कपड़े थे वो फटे जो हुए थे, उनको वो दूसरे लेने के लिए एक बजाज के दुकान पर जाते हैं और 2-2.5 रुपए के उसके पास से भी उधार कपड़े लेते हैं और उधार कपड़े लेने के बाद वह अपना दिनचर्या इतना ऐसी ही चलती रहती है। मगर 3-4 महीने हो गए, उस बजाज के पैसे वो वापस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको बहुत खुद को ही गिल्टी हो रहा था। वो उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिए थे क्योंकि उनको लग रहा था मैं अभी पैसे कैसे उनको वापस करूं, इसकी ही सोच में वो बार बार रहते थे और उस रास्ते से जाना ही वो छोड़ दिए। और एक दिन के पास एक हिंदी पढ़ने के लिए एक आदमी आता है और वह दूसरे देश से आए वाला आदमी था, वही गली में रहता था और वह आकर अपना पढ़ाई आरंभ किया था। उस हिंदी पढ़ाते थे, उसके पास से भी वो कुछ उसके पैसे लेते थे और उसे कुछ पैसे से कुछ सामान घर का खाने का वो खरीद लेते थे और ऐसा उनका नित्य क्रम चल रहा था। मगर वो बजाज जो था वह घर जाकर उनके पास से उनके उधारी वसूल कर लेता है और वह उधारी तो वसूल हो जाती है मगर तनख्वाह जो थी वो भी उनको बस नहीं होती थी। लेखक के दिल में बहुत चिढ़ आती थी और उनको ऐसे ही जाड़ों के दिन थे, पास एक कौड़ी न थी, 2 दिन हो गए पैसे का बेचैनी से वो जीवन जी रहे थे। मगर 2-3 दिन पैसे का एक पैसे का उन्होंने चबेना खाकर काटा था। चक्रवर्ती गणित की जो कुंजी थी वो उस कुंजी में से उनको गणित सीखना था। उस चक्रवर्ती गणित की किताब को बेचने के लिए एक दुकान पर चले जाते हैं और उस दुकान पर जाकर वह किताब का सौदा कर लेते हैं। वो किताब का सौदा कर लेते हैं, उसकी मूल कीमत थी 2 रुपए, मगर वह 1 रुपए में उसका सौदा पक्का कर वो 1 रुपया लेकर उस दुकान से वापस निकलते हैं। तो उनको निकलते ही उसके एक बड़े बड़े मूंछ वाले सभ्य पुरुष ने जो उस दुकान पर बैठे हुए थे मुझसे पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं पढ़ता, पढ़ने की बहुत इच्छा है, बहुत जिज्ञासा है, मगर मेरे हालात ने मुझे पढ़ने के लिए विवश कर दिया है। ये उनसे कहते और वो बड़े बड़े मूंछ वाला इंसान उनसे पूछता है, मैट्रिकुलेशन पास हो? जी हाँ। नौकरी करेंगे? इच्छा न होते हुए भी मैं हाँ उनसे कह दिया और उन्होंने कहा वो
सज्जन एक छोटे से स्कूल के हेडमास्टर थे। एक सरकारी अध्यापक की जरूरत थी, 18 रुपए वेतन था। वह यह कहने के बाद लेखक इतने खुश हो जाते हैं, इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं, मानो उनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। जो उनकी नौकरी की तलाश में थे वो उनको तो पढ़ना था, मगर पढ़ते समय उनको नौकरी करनी थी और उनको उस अध्यापक की सरकारी नौकरी मिलती है, उसको भी 18 रुपए की तनख्वाह है। यह सुनकर लेखक कितने खुश होते हैं और वो घर चले जाते हैं। वो भागते भागते घर जाते हैं और दूसरे दिन उस सज्जन पुरुष को मिलने के लिए आते हैं और उस सज्जन पुरुष के साथ जाकर वह नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और नौकरी ज्वाइन करने के पश्चात उनके साथ ही वह दिन गुजारने लगते हैं। और यह समय था 1899 की बात थी। मैंने पहली पहल 1907 में गल्फे लिखने शुरू की। उपन्यास तो मैंने 1901 में लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास 1902 में निकला और दूसरा 1904 में, लेकिन गल्फे 1907 से पहले मैंने एक भी नहीं लिखी थी। मेरी पहली कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रतन। वह 1907 में जमाना में छपकर लाया था। उस समय बंग का आंदोलन हो रहा था और उस आंदोलन के बाद अनेक देश को उकसाने के लिए, उनको देश के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए, देश के अनेक जो नेता थे उनके नेताओं की जो परिचित करने के लिए, नेताओं का उनको परिचय होने के लिए, देश में किस तरह से हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो बताने के लिए उन्होंने कहानियों के माध्यम से लिखना आरंभ किया था। उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर जिले में तैनात था। उस समय मेरे नाम जिलाधीश का परवाना पहुंचा कि तुमसे तुरंत मिलो। ऐसा उनको जिलाधीश का परवाना आया पहुंच और उनसे कहा गया था कि तो मुझसे आप तुरंत मिलो। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई। मैंने रातों रात 30-40 मील का अंतर काट के दूसरे दिन उस जिलाधीश साहब के पास जाकर पहुंचा। मैं उनके पास जाते ही उनके जो टेबल पर मेरी किताब पड़ी देखा। मैं सोजे वतन की एक प्रत मुझे दिखाई दी। तब मैं नवाब राय के नाम से लिखता था। साहब ने मुझसे पूछा, यह पुस्तक तुमने लिखी है? मैंने स्वीकार किया। साहब ने मुझे एक एक कहानी का आशय पूछा और अंत में बिगड़ कर बोले, तुम्हारी कहानियों में सिडिशन भरा हुआ है। सिडिशन यानी राजद्रोह। आपका भाग्य आप अंग्रेज के राज में हो। मुगलों के राज में रहते तो आपके हाथ पांव कटवा दिए जाते थे और आपको कुछ न कुछ सजा जरूर होती थी, क्योंकि आपने तुम्हारी कहानियों में एकांकी है। तुमने अंग्रेज सरकार को तौहीन किया है। इसका फैसला हुआ कि सोजे वतन की सारी प्रतियां सरकार के हवाले कर दो। मैंने समझा सस्ता छूटा, क्योंकि 1000 प्रतियां छपी थी। अभी मुश्किल से 300 बाकी प्रतियां बिकी थी और 700 प्रतियां आप तक बिकने वाली थी। और मैं उस जमाना कार्यालय से मंगवा कर साहब की सेवा में अर्पण कर दिया। मगर लेखक को ऐसा लग रहा था कि मेरी इतनी मेहनत की जो कमाई थी, मैं इतना मेहनत से उसको लिखा था, अब मुझे उस सब प्रतियों को इस सरकारी दफ्तर में जमा करना है। ये सोचकर लेखक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उस इंस्पेक्टर ने लेखक को देखकर स्मित हास्य से देखने लगे और लेखक को गुस्सा आने लगा। सब डिप्टी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अनेक कार्यालयीन अधिकारी लेखक की तरफ देख रहे थे। लेखक को देखते स्मित भाव से वो देख रहे थे, लेखक को गुस्सा दे रहे थे। उनको लग रहा था कि सरकारी नौकर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि वो इतना सजा आसानी से मुझे छोड़ने वाले भी नहीं है। क्यों मुझे इतने आसानी से वो छोड़ना चाहते हैं? लेखक को भी डर लग रहा था, ये इतने आसानी से मुझे वो छोड़ने वाले नहीं है और वो मुझे एक न एक दिन वो सजा जरूर देंगे, ऐसा लग रहा था। तब लेखक हमीरपुर ही में था कि मुझे
पेचिश की शिकायत हो गई। गर्मी के दिनों में देहातों में कहीं हरी तरकारी मिलती न थी, कहीं दिन तक लगातार कुइयाँ सूखी घुइयाँ को बिच्छू समान हूँ, और तब भी समझता था। खूब अजवाइन खाने के बाद 10-12 दिन के बाद मेरे जो पेट में कष्ट हो रहा था, मुझे जो पेचिश की जो परेशानी हो रही थी, मेरे मल से आव भी निकल रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। आव जाने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरे शरीर में बहुत बड़ी व्याधि हो गई है। मैं बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि मेरा पेट एक तरफ से बाहर निकल रहा था। उस आव के कारण मेरे शरीर में जो एनर्जी थी वो खत्म होती जा रही थी और मैं बहुत परेशान हो गया था। और ऐसा ही मैं एक देहात में जाता हूँ तो एक देहात के थानेदार साहब ने मुझे वहाँ रुकवा लेते हैं और दरोगा जी से जमीकंद का सालन पकवाया, पकौड़िया, दही, बड़े पुलाव मैंने बेहिचक खाया, क्योंकि तो दूर से वो मूंग की दाल, सूखी दाल खाकर, रोटी खाकर और वो कुआं खाकर बहुत परेशान हो गया था। मेरा भी दिल कह रहा था कि मैं कुछ अलग सा खाऊं। मैं अलग सा खाकर मैं रात में सोने के लिए पूस के बंगले में, उस जो दरोगा के पूस के बंगले में जाकर सोने का इंतजाम था और मैं सोने के लिए चला गया। तब मेरे 1-2 ढाई घंटे होने के बाद मेरे पेट में इतना दर्द होने लगा था, रात भर मैं कराहता रहा। दूसरे दिन भर भी मैं इतना कराया, मैं बहुत परेशान था। और उस थानेदार को मैं इतना गुस्सा करने लगा क्योंकि इसलिए मुझे आपने रुकवा लिए थे, तो खाना खिलाकर मुझे परेशान करना था। वो लेखक उसको बार बार गालियां दे रहे थे और लेखक ने सोडे की 2 बोतल पीने के बाद थोड़ा चैन मिला और उनको लग रहा था कि अब मैं सुकून हो गया है मेरे पेट में। और लेखक को टेंशन भी, जो दर्द भी होता था, तब लेखक बहुत बेचैन भी होते थे। वहां से लेखक की रोहिलखंड में तबादला हुआ। सौभाग्य से वहां मेरा परिचय पंडित मनन द्विवेदी गजपुरी से हुआ, जो डोमारीगंज में तहसीलदार थे। कभी कभी उनके साथ साहित्य की चर्चा भी होती थी, लेकिन यहाँ आकर 50 और बढ़ गया था। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में मैं इलाज कर रहा था। वहां से भी निराश होकर मैं काशी के एक हकीम के पास जाकर इलाज करना आरंभ कर दिया। वहाँ हकीम के पास जाने के बाद भी मेरा पेट में जो 50 की जो बीमारी थी, ज्यादा ही दर्द होने लगा था, वो बढ़ रही थी, दिनों दिन बढ़ना ही चालू था और मेरे मल से बहुत आव जा रहा था और कभी कभी ब्लड भी निकल रहा था। मैं बहुत परेशानियों का दिन काट रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे पेट में बहुत बड़ी जख्म हो गई, ऐसा मुझे लग रहा था। और मैं वहां से मेरा तबादला गोरखपुर हो गया और मैं गोरखपुर पहुंचा। 50 पूर्व जारी ही था। वहां मेरा परिचय महावीर प्रसाद जी पोद्दार से हुआ, जो साहित्य के राष्ट्र के सच्चे देशभक्त और बड़े उद्योगी पुरुष थे। पोद्दार जी की प्रेरणा से मैंने फिर उपन्यास लिखना आरंभ कर दिया और मैं सेवा सदन की सृष्टि कर दिया और वहीं मैंने प्राइवेट बीए भी पास करवाया। सेवा सदन की बहुत प्रशंसा के बाद वहां के जन समुदाय ने मेरे सेवा सदन को बहुत सर आंखों पर लिया था, इसलिए मैं वहां बहुत ही प्रशंसा के बाद मैंने प्रेम आश्रम लिख डाला। वही प्रेम मित्रों की सलाह से मैंने जल चिकित्सा का आरंभ कर दिया। जल चिकित्सा का आरंभ करते ही मेरा पेट बहुत छूटने लगा और जब एक कार्यालयीन कामकाज की मीटिंग के वास्ते दूसरे मंजिल पर जाना था, जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, उठ नहीं रहे थे, तब लेखक को लग रहा था मैं कहीं दिनों का ही मेहमान हूँ। कैसा तो मैं ऊपर चलता गया, मेरे पांव उठ नहीं रहे थे। मैं ऊपर जाने के बाद मुझे इतना दर्द होने लगा मेरे पेट में, मेरा आंग में इतना जैसे कि सुइयां लगाया है सभी तरफ से, मेरे अंदर इतने वेदनाएं होने लगी थी। और लेखक को लग रहा था, प्रेमचंद जी को ऐसा लग रहा था कि मैं अब कुछ दिनों का मेहमान हूँ, अब मैं जितना दिन जीऊं उतना बहुत हंसी खुशी में और साहित्य की सेवा में जीना चाहता था। और वह खुद को बदलना चाहते थे और वह व्यायाम करना आरंभ कर दिए और टहलना भी आरंभ कर दिए। टहलने के लिए वो बाहर निकलते
थे और एक दिन ऐसा ही बाहर निकल गए थे और रास्ते में एक उनका दोस्त मिला। उनसे कहा, बाबूजी बाबूजी आपको क्या हुआ, आपका शरीर, आपका मुंह इतना पीला क्यों लग रहा है, आप कोई दवाई नहीं खाते या आपको कौन सी बीमारी ने घेर लिया है। ऐसा कहते ही बाबूजी को बहुत गुस्सा आता है उस आदमी का, उसको खाने का मन करता है, उसके कान के नीचे एक थप्पड़ देने का भी मन करता है, मगर बाबूजी उस गुस्से को नियंत्रण में लाते हैं और वो वहां से निकलने का प्रयास करते। और वो उनका जो दोस्त था वो और कहता है, बाबूजी बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर आपके बीमारी का इलाज करवा लो, दवाइयाँ खा लो। ये कहता है बाबूजी उनसे बात न करते हुए वहां से चले तो जाते हैं। छात्रों को लगता है कि आपको खिल्ली उड़ा रहे, मगर खिल्ली नहीं उड़ाते, आपकी एक बात को उन्होंने समझाना चाहते हैं। बाबा आपको दवाइयाँ खाने के लिए एक आपको नया सजेशन देने का प्रयास करता है कोई भी, मगर आप खुद को ऐसा लगता है कि मेरी वो खिल्ली उड़ा रहा है। ऐसा न सोचते हुए जो लोग कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आप खुद क्या कर रहे हैं, इसके और ध्यान देना चाहिए। जमाना तो नाम रखता ही है, मगर खुद के ऊपर भरोसा रखकर खुद अपना ही एक अस्तित्व निर्माण करना है, यही हमारे एक सीख होनी चाहिए। ऐसा ही उस लेखक को भी लग रहा था कि मुझे इन्होंने खिल्ली उड़ा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा उन्होंने कहते ही वहां से वो चले जाते हैं। कई दिनों के बाद उनको पता चलता है कि गोरखपुर में गाजिया मियां मैदान में महात्मा गांधी जी की असहयोग आंदोलन छेड़ रहा था। उस 1921 में जो असहयोग आंदोलन की जो चिंगारियां चल रही थी, उस चिंगारियां जो इस गाजिया मियां मैदान के ऊपर उनका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऊंचा बनाया था उसके ऊपर गांधी जी की यहाँ सभा होने वाली है। उस सभा में भाग लेने के लिए देहात से, शहर से 2-2.5 लाख लोग यहाँ आ गए थे, जो कि सब गांधी जी के श्रद्धावान लोग थे। और गांधी जी को मिलते ही महात्मा जी के दर्शन का वो जो प्रताप उनके शरीर में दिखाई देता है, और उनके शरीर में ऐसे जो जड़ था, जो बीमारी ने घेर लिया था, उसके बीमारी का जो पूर्णता से जड़ता चली जा रही थी, और उनके शरीर में एक प्रकार की नई चेतना उभर रही थी, और वो चेतना ही उनको उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही थी। और उन्होंने गांधी जी से मिलकर असहयोग आंदोलन में भाग ले लेते हैं, और 20 साल की नौकरी का इस्तीफा देकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में पूर्णता से झोंक देते हैं। और उनके जो दोस्त पोद्दार थे, और उनके पोद्दार के गांव में जाकर वह चरखा बनाने का कार्य आरंभ करते हैं, देहात के लोगों को उसके बारे में जानकारियां देते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। और लेखक की कई दिनों के बाद जो पेचास की बीमारी थी, जो मल के साथ आव आना आता था, वह भी आव आना बंद हो गया। और लेखक ने वहां से निकलकर उनके गांव जाने का तय कर देते हैं, और गांव जाने के बाद साहित्य की सेवा करते हैं। और उस असहयोग आंदोलन में जो बातें घटित हो रही थी, वह बातें उन्होंने उनके साहित्यिक रचनाओं में भी लिखने का उन्होंने प्रयास किया, और उसका प्रसार करने का भी उन्होंने कार्य किया। और उनके दिल को ऐसा लग रहा था कि अब मैं साहित्य की सेवा में जीवन को सार्थक करने लगा। गुलामी से मुक्ति होते ही मैं जो 9 साल की जीर्ण रोग से मुक्त हो गया, इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया है। अब मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होती है, और मनुष्य का उद्योग भी इच्छा के बिना सफल नहीं होता है। ऐसा ही उन्हें वहां से भाग्यवादी बन गए। प्रेमचंद भाग्यवाद को महत्व देने लगे हैं, और भगवान की इच्छा के सामने आदमी कितना भी करने दो, भगवान की इच्छा होती है तब भी आदमी अपना कार्य सफल बना सकता है। यही कहने का उन्होंने प्रयास किया है। यह कहानी में, इस आत्मव्रत में उन्होंने जो लिखा है, उनके जीवन में जो घटित हुआ है, वो घटनाओं का उन्होंने सच्चे दिल से छात्रों आप हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। इसलिए मैं आपको सुनने के लिए और इस कहानी के इस जीवन वर्ग का हम वृत्तांत देखने के लिए ये सभी छात्रों को शुक्रिया अदा करता हूँ। और धन्यवाद 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 धन्यवाद।